तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने जारी की पहली फहरिस्त। 3 अरकान पार्लियामेंट को मिला टिकट। स्वयं बाबू राव को बोध से, अरविंद धरमपुरी को कोकरा तला से और बंदी संजय कुमार को करीमनगर से मैदान में उतारा। भारत ने मिस्र के रास्ते फिलिस्तीन के लिए भेजी इंसानी मदद। तकरीबन 38 टन तिब्बी और इमदादी सामान लेकर भारतीय फिजाइया का C-17 तैयारा रवाना। मिस्र में अल अशीर हवाई अड्डे पर पहुंचेगी मदद। पार्लियामेंट में सवाल पूछने के बदले रिश्वत लेने का मामला। महबूबा मोइत्रा से टीएमसी ने अपना मौकफ पेश करने को कहा। पार्लिमानी कमेटी की जांच मुकम्मल होने के बाद पार्टी लेगी फैसला। बीजेपी ने कहा कि मामले से पल्ला नहीं झाड़ सकती तृणमूल कांग्रेस। वहीरा अरब से उठा समुद्री तूफान तेज शदीद समुद्री तूफान में तब्दील। 23 से 25 अक्टूबर के दरमियान साहिली उड़ीसा और मगरबी बंगाल में हल्की से औसत बारिश का इम्कान। 24 अक्टूबर की शाम तक यमन के अल गैदा और अम्मान के सलाला के दरमियान से गुजर सकता है तीज। अकीदत और जोशो खरोश के साथ मुल्क भर में मनाई जा रही है दुर्गाष्टमी। महाशक्ति की पूजा के लिए मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर आजम ने हमवतनों को दी मुबारकबाद। और खेल की खबरों में वनडे आलमी कप में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान मुकाबला जारी। टॉस जीतकर गेंदबाजी करने उतरी टीम इंडिया की जारहाना शुरुआत। इब्तदाई धचके के बाद संभला न्यूजीलैंड। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए 52 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। फहरिस्त में करीमनगर सीट से बंदी संजय कुमार, घोष महल सीट से टी राजा सिंह, बेलमपल्ली सीट से अमराजुला सिरी देवी और जगतीला से डॉक्टर बोगा सरवानवनी, रामागुंडम सीट से कुंडूला सिंधिया रानी के नाम शामिल हैं और पायल शंकर को आदिलाबाद से सीट से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने इन उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल दी है। 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात को लेकर जोशो खरोश बढ़ गया है। मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए नामजदगी का अमल कल से शुरू हो रहा है। नामजदगी फॉर्म 30 अक्टूबर तक भरे जा सकेंगे। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 2 नवंबर है। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने बताया है कि नामजदगी के अमल के पहले दिन हफ्ते को 17 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। पूरी रियासत में 17 नवंबर को वोटिंग का अमल एक ही मरहले में मुकम्मल होगा और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। वहीं छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए नामजदगी का अमल भी कल से शुरू हो रहा है। उम्मीदवार 2 नवंबर तक कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। दूसरे मरहले में 70 सीटों के लिए वोटिंग 17 नवंबर को होगी। पहले मरहले के लिए कुल 294 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं और पहले मरहले के लिए उम्मीदवार 23 अक्टूबर तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर खोखले वादे करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने सवाल किया है कि कांग्रेस ने वचन पत्र के नाम पर जो वादे पिछली बार किए थे उन्हें कमलनाथ हुकूमत के दौरान पूरा क्यों नहीं किया। हम वादे नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं। जो काम कर रहे हैं उसको बता रहे हैं। कांग्रेस तो रोज झूठे वादे करती है। उनने मोहब्बत की दुकान नहीं, कांग्रेस ने तो झूठ की दुकान खोल के रखी है। रोज झूठ परोसो। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये महा झूठ पत्र तो दूसरा ले आए, पहले वचन पत्र का क्या हुआ? मरकजी वजीर नित्यानंद राय ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान जारी लफ्जी जंग पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव अब कांग्रेस को समझ चुके हैं। हम कांग्रेस को पहले ही से समझते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क पहले ही कांग्रेस को समझ चुका है। अखिलेश जी
कांग्रेस को अब समझे हैं। हम लोग तो कांग्रेस को बहुत पहले से समझ रहे हैं, जिसके कारण देश का बंटवारा हो गया, जिसके कारण देश में गरीबी बढ़ी और जिसके कारण देश में हमेशा कहीं न कहीं नफरत का माहौल रहा। देश की शांति, देश की एकता, देश की अखंडता, देश की समृद्धि और लोगों के विकास से जिस कांग्रेस को कोई मतलब नहीं रहा, जो लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास हमेशा करती रही, उस कांग्रेस को तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा समझती रही है। अभी अखिलेश जी समझेंगे, कभी लालू जी समझेंगे, कभी नीतीश जी समझेंगे। देश समझ चुका। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने कहा कि कांग्रेस राजस्थान में अंदरूनी लड़ाई में उलझी हुई है। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत हुकूमत की इंतखाबात में जबरदस्त शिकस्त यकीनी है। कांग्रेस में आपसी घमासान बहुत अधिक है और 5 साल केवल लड़ाई करने का काम किया है। राजस्थान की जनता त्रस्त है और ये हम मान के चलिए कांग्रेस की विदाई भी तय है, ऐतिहासिक विदाई तय है कि वो 20-25 साल तक कांग्रेस कभी भी राजस्थान में सत्ता में नहीं आ पाएगी। भारतीय जनता पार्टी की पूरी जमीन पूरे राजस्थान में तैयार है। ऐतिहासिक विजय हमें हासिल होगा। सभी कार्यकर्ता मिल करके चुनाव के लिए काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम जारी है। कांग्रेस रहनुमा कमलनाथ ने सीवनी में एक अवामी जलसे को खिताब किया। उन्होंने कांग्रेस के लिए वोट मांगे। हमारे कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ नौजवान, इसके परिवार में कैसे आर्थिक मजबूती आए ताकि वो अच्छी पढ़ाई कर सके, अच्छे स्कूल में जा सके, ये आज चुनौती है हमारे कृषि क्षेत्र में। तो आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि भविष्य आपके हाथ में। बीजेपी सदर जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। नड्डा आज कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे, वहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। और मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। दुर्गाष्टमी के मौके पर उन्होंने कांगड़ा में माता बगलामुखी मंदिर में पूजा की। और रिश्वत के बदले सवाल पूछने के इल्जामात में घिरी तृणमूल कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा की मुश्किलात में मजीद इजाफा होता जा रहा है। उनकी पार्टी ने कहा है कि पार्लिमानी तहकीकाती अमल की तकमील के बाद ही इस मामले में मुनासिब इक़दाम किए जाएंगे। टीएमसी के सीनियर लीडर डेरिक ओब्रायन ने कहा है कि पार्टी क़यादत ने महुआ से कहा है कि वो इस तनाज़े पर अपना मौक़िफ़ पेश करें। डेरिक ओब्रायन ने कहा है कि ये मामला एक रुकन पार्लियामेंट से मुतालिक है और मुनासिब पार्लिमानी फोरम में इसकी तहकीकात की जा रही है। इस अमल की तकमील के बाद पार्टी क़यादत मुनासिब फैसला करेगी। ख्याल रहे कि महुआ मोइत्रा पर पार्लियामेंट में सवाल पूछने के एवज एक सनतकार से रिश्वत और तहाइफ लेने का इल्जाम है। तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा की जानिब से पार्लियामेंट में सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेने का तनाज़ा थमता नजर नहीं आ रहा है। इस मामले में मगरबी बंगाल बीजेपी के सदर सुकांत मजुमदार ने टीएमसी को निशाना बनाते हुए कहा है कि पार्टी पहले फैसला करती है कि पार्लियामेंट में कौन रुकन पार्लियामेंट में क्या कहेगा और उन्होंने टीएमसी के जरिए इस मामले में दूरी बनाए रहने पर भी सवाल उठाया। भारत ने फिलिस्तीनी आवाम के लिए इमदादी सामान भेजा है। भारतीय फिजाइया का एक तैयारा तकरीबन 38 टन तिब्बी और कुदरती आफात से मुतालिक इमदादी सामान लेकर मिस्र के अल अरीश हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ। वजारत खारजा ने कहा है कि IAFC 17 परवाज तकरीबन 6.5 टन तिब्बी इमदाद और 32 टन आफात से मुतालिक इमदादी सामान फिलिस्तीन के लोगों के लिए लेकर मिस्र के अल अरीश हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ है। और इस सामान में जान बचाने वाली ज़रूरी अद्वियात और जराही का सामान, खेमे, स्लीपिंग बैग्स, त्रिपालें और पानी साफ करने की गोलियां और दीगर ज़रूरी अशिया शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने मसला फ़िलिस्तीन के हल के लिए 2 रियासती हल पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम अमन और इस्तेहकाम को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। UN सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि इसराइल को अपनी सिक्योरिटी की ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए, जबकि फ़िलिस्तीनियों को भी एक आज़ाद रियासत का ख्वाब देखने का पूरा हक़ हासिल है।
मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में बैनुल-अक़वामी रहनुमाओं का एक सरबराही इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें इजराइल और हमास के तनाज़े से निमटने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। ये कॉन्फ्रेंस इजराइल के ज़मीनी हमलों को रोकने के लिए बगैर किसी इत्तेफ़ाक़ राय के ख़त्म हुआ। इजलास के बाद कोई मुश्तरका बयान जारी नहीं किया गया। मिस्री हुकूमत ने तनाज़े को रोकने और इसे मुस्तकिल तौर पर ख़त्म न करने पर आलमी बरादरी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। ब्राज़ील के वज़ीर ख़ारजा ने इजरायली फ़िलिस्तीनी तनाज़े पर फ़ौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। इजराइल और हमास के दरमियान तनाज़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इजरायली फ़ौज ने गज़ा को बुरी तरह से तबाह कर दिया है। इजरायली फ़ौज ने अपने हमले का अगला मरहला बुनियादी तब्दीलियों का इशारा दिया है। फ़ौज के तर्जुमान ने कहा है कि जंग का अगला मरहला तवक्कात के बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता है। गज़ा के रिहायशियों को जुनूबी इलाका छोड़ने के लिए एक बार फिर से कहा गया है। इजराइल के वज़ीर ख़ारजा एली कोहेन ने हमास के हमलों के हवाले से दुनिया भर से इजराइल की हिमायत की उम्मीद जाहिर की है। इजराइल के वज़ीर ख़ारजा और 22 ममालिक के सफ़ीरों ने हमास के हाथों अगवा किए गए अपने शहरियों की फ़ौरी रिहाई का मुतालबा किया है। इजराइल के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि यरगमाल बनाए गए अफराद की रिहाई इजराइल की अव्वलीन तरजीह है। इंसानी इमदाद की दूसरी खेप आज गज़ा पहुंचने की तवक्को है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इमदादी साजो सामान के कम से कम 100 ट्रक गज़ा को फौरी तौर पर पहुंचाने की ज़रूरत है। और गिरदाबी तूफ़ान एक इंतहाई शदीद तूफ़ान में तब्दील हो गया है। ये तूफ़ान जुनूब मगरबी बहिराए अरब में एक इंतहाई शदीद समुद्री तूफ़ान में तब्दील हो गया, जो गुज़िश्ता 6 घंटों के दौरान 16 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार के साथ शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ रहा है। इस तूफ़ान के 24 अक्टूबर की दोपहर तक एक इंतहाई शदीद समुद्री तूफ़ान के तौर पर यमन में अल-क़ेदा और अम्मान में सलाला के दरमियान से गुजरने का इम्कान है। इस दौरान हवाई रफ्तार 115 से 125 किलोमीटर फ़ी घंटे से 140 किलोमीटर फ़ी घंटे तक हो सकती है। समंदरी तूफान तेज के बारे में मालूमात देते हुए IMD के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि 23-25 अक्टूबर के दरमियान साहिली उड़ीसा और मगरबी बंगाल में हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। 23 से 25 तारीख के अंदर कोस्टल उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने का संभावना है लगभग सभी जगह पर। और जो विंड स्पीड है ये धीरे धीरे बढ़ेगा। सी कंडीशन जो है अभी वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल और नॉर्थ बे ऑफ बंगाल पे अशांत है, वेरी रफ सी कंडीशन चल रहा है। और कल ये सी कंडीशन वेस्ट सेंट्रल बे और नॉर्थ बे ऑफ बंगाल पे वेरी रफ टू हाई हो सकता है। तो ऐसे सी कंडीशन, स्क्वाली विंड स्पीड फिशरमैन के लिए सेफ नहीं है और शिप के लिए भी सेफ नहीं है। इसलिए हम कंटिन्यूसली वार्निंग एंड एडवाइस जारी कर रहे हैं। कोई फिशरमैन समुद्र के अंदर नहीं जाना चाहिए। जो समुद्र में है वो तुरंत 23 तारीख से पहले वापस आ जाना चाहिए। कौमी राजधानी और इसके आसपास के इलाकों में हवा का मजमूई मयार आज सुबह इंतहाई ख़राब ज़ुमरे में रिकॉर्ड किया गया। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च के ताज़ा तरीन अदद शुमार के मुताबिक दिल्ली में हवा का मजमूई मेयार इंतहाई ख़राब ज़ुमरे में 302 दर्ज किया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द हवा का मेयार 330 रिकॉर्ड किया गया और दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 के इर्द गिर्द हवा का मेयार भी इंतहाई ख़राब ज़ुमरे में 313 दर्ज किया गया। सिक्किम के सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदाद और बाज़ाबादकारी का काम जंगी पैमाने पर जारी है। शुमाली सिक्किम को जोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर काम जारी है। फौज चंगथांग तक राब्ता बहाल करने के लिए पुल बना रही है। फौज ने आज पहले 150 फीट लंबे पुल की तामीर मुकम्मल कर ली है और दूसरा पुल 27 अक्टूबर तक मुकम्मल होने का इम्कान है। आज मादर हिंद के बहादुर सपूत और अजीम मुजाहिद आज़ादी अशफाकुल्लाह का यौम पैदाइश है। अशफाकुल्लाह खान 1900 ईस्वी में शाहजहाँपुर ज़िले में पैदा हुए थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी भारत की आज़ादी के लिए वक़्फ़ कर दी। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर 1924 में आज़ादी के हिस्सों के लिए मुसल्लह इनकलाब बर्पा किया, जिसके लिए उन्होंने हिंदू रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से एक तंजीम की बुनियाद रखी और बाद में उन्हें काकोरी ट्रेन वाक़े में मुलव्विस होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया और सज़ाए मौत सुनाई गई।
उन्हें 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई। सिर्फ 27 साल की उम्र में बहादुर मुजाहिद आज़ादी अशफाकुल्लाह खान ने मुल्क की आज़ादी के लिए खुशी खुशी अपनी जान का नजराना पेश किया। और अब बात करते हैं नवरात्रि के बारे में। आज शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन है। आज देवी दुर्गा की 8वीं शक्ल महागौरी की पूजा की जा रही है। नवरात्रि की अष्टमी को महाअष्टमी और दुर्गाष्टमी भी कहा जाता है। इस दिन कन्या पूजा भी की जाती है। मंदिरों में सुबह से ही अकीदतमंदों का हुजूम है। महाअष्टमी के दिन दिल्ली के कालकाजी मंदिर में देवी महागौरी की पूजा की गई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अहले वतन को दुर्गा पूजा की मुबारकबाद पेश की है। सदर जमहूरिया ने एक्स पर कहा है कि दुर्गा पूजा के पुरमुसर्रत मौके पर तमाम हमवतनों को मेरी दिली मुबारकबाद। दुर्गा पूजा का त्यौहार झूठ पर सच की जीत और नाइंसाफी पर इंसाफ की अलामत है। ये त्यौहार हमें ख़वातीन की ताकत के एहतराम को फ़रोग़ देने की तरग़ीब देता है। मेरी दुआ है कि माँ दुर्गा हर एक की ज़िंदगी में खुशी और खुशहाली लाए। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने दुर्गा पूजा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। नायब सदर जमहूरिया ने एक्स पर कहा है कि दुर्गा पूजा के पुरमुसर्रत मौके पर दिली मुबारकबाद। मुल्क भर में बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाने वाला ये त्यौहार हमें माँ दुर्गा की बेमिसाल हिम्मत और बुराई पर अच्छाई की अबदी फतह की याद दिलाता है। माँ दुर्गा हम सबको बेहतर सेहत, खुशी और खुशहाली अता करे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने महाअष्टमी के मौके पर विष्णु देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दुर्गा पूजा के मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि मुल्क भर के मेरे परिवार जनों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी मुबारकबाद। माँ दुर्गा हर किसी को उम्दा सेहत और खुशहाल जिंदगी से नवाजे। वहीं एक और पोस्ट में वज़ीर आज़म ने लिखा, उन्होंने कहा कि आज महागौरी की खुसूसी पूजा अर्चना का मुबारक दिन है। हमदर्दी और बरकत देवी माँ से प्रार्थना है कि अपने तमाम अकीदतमंदों को आशीर्वाद देकर उनकी फलाह करे। भारत में होने वाली एक रामलीला ऐसी भी है जिसे यूनेस्को ने सकाफती विरसा करार दिया है। काशी के रामनगर की रामलीला कई मायनों में मुनफरिद है। मजहबी शहर काशी के रामनगर में मुनक़िद होने वाली मशहूर रामलीला को यूनेस्को ने जिंदा विरसे के तौर पर तस्लीम किया है। बहुत से विद्वानों का मानना है कि इस रामलीला में वाक़े सुमेरु मंदिर की तामीर महाराजा चैत सिंह ने 1770 में शुरू की थी, जिसकी इस रामलीला में खास अहमियत है। ये मंदिर इस बात की निशानदही करता है कि इससे पहले भी रामनगर में रामलीला की रिवायत चली आ रही है। ये रामलीला मौजूदा शक्ल में महाराजा उदित नारायण सिंह ने कायम की थी। यहाँ पे अत्याधुनिक व्यवस्थाओं का कोई भी व्यवस्था नहीं है, जैसे कि लाइट है, माइक है, यह सब ध्वनि विस्तारक यंत्र इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जाता और पुराना प्राचीन जो व्यवस्था उसी के आधार पर इसका मंचन किया जाता है। रामलीला देखने के लिए यहाँ आने वाले लोगों का मानना है कि भगवान राम खुद यहाँ विराजमान रहते हैं कि जब तक के पूरी रामलीला का मंचन नहीं हो जाता। यहाँ की खास बात ये भी है कि हर मौके के लिए यहाँ एक अलग जगह मुख्तस की गई है। ये रामलीला 4 किलोमीटर के दायरे में फैले 1 दर्जन कच्चे पक्के स्टेज पर की जाती है। इस दौरान रिवायत को पूरा करने के लिए काशी नरेश भी रोजाना हाथी पर सवार होकर आते हैं। ये रामलीला गोस्वामी तुलसीदास के जरिए लिखी गई रामचरित्र मानस पर मबनी है। यहाँ किरदार अदा करने वाला और देखने वाला दोनों राम जी से मशहूर हो जाते हैं। यहाँ की रामलीला में जो है जब आरती होती है तो उस समय भगवान का आगमन होता है, इसलिए यहाँ बनारस के लोग ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं दर्शन के लिए। जो है आरती का यहाँ इसलिए यहाँ महत्व है।
रामलीला देखने के लिए हर साल हजारों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं, जिनके एक हाथ में दुख दर्द और दूसरे हाथ में रामचरितमानस की किताब होती है। हम लोग भाग्यशाली हैं कि एक महीना यहाँ राम जी का अवतार होता है और जो रामलीला यहाँ है विश्व प्रसिद्ध रामलीला है, लाखों लोग आते हैं। पुरानी परंपरा का निर्वहन कष्टजीव स्वामी द्वारा लिखित ये रामलीला, जिसमें सारे पात्र अपने को उसी रूप में उसी स्वरूप में ढाल लेते हैं और ये तैयारी लगातार चलती है। बल्कि कहिए कि साल भर की तैयारी के बाद ये रामलीला यहाँ पे इसका आयोजन होता है। इस रामलीला का बुनियादी मकसद रामचरितमानस की जानदार तशरीह करना और आवाम के जहन को भगवान श्री राम के मिसाली किरदार से जोड़ना है। ब्यूरो रिपोर्ट, उर्दू खबरें। और रामलीला के जरिए भगवान श्री राम की जिंदगी का पैगाम इन दिनों हर घर तक पहुंच रहा है। जी हां, इन दिनों मुल्क में बड़ी तादाद में छोटे बड़े रामलीला हो रहे हैं। बड़े बड़े मैदानों के अलावा गलियों में भी रामलीला का इनेकाद किया जा रहा है और इसमें बच्चे और नौजवान अदाकार मुख्तलिफ किरदार करते नजर आ रहे हैं। इन गलियों के रामलीला में कितना जोशो खरोश होता है, दिल्ली में हमारे नामानिगार गिरीश निशाना ने इसका जायजा लिया। देश भर में रामलीलाओं का मंचन हो रहा है। देश की राजधानी में भी कई सौ रामलीलाएं हो रही हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी रामलीलाएं हैं जो गली मोहल्लों में भी हो रही हैं। ऐसी ही एक रामलीला में हम मौजूद हैं। बात करते हैं आशीष जिंदल से। आशीष जी, किस तरह सोचा गली मोहल्ले में भी रामलीला की जाए? यह रामलीला हमारा 24वां साल है। हमारी कोशिश ये रहती है कि हर साल हम रामलीला करते रहें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सकें और इसके बारे में जागरूक कर सकें। सभी के लिए ये नॉट पॉसिबल कि सब जाके पार्क में देख सकें, और पार्क में जैसे कि आपको पता भी होगा पासिस वगैरह मिलते हैं, वो लोगों को इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते। तो सर हमारे यहाँ ना कोई पास है, ना कोई हमारे यहाँ स्टॉल है, ना कुछ है। हम सिंपल सिर्फ रामलीला दिखाना चाहते हैं। आप भगवान श्री राम का किरदार निभाते हैं, कैसा लगता है जब मंच पर आते हैं? एक अलग सी ऊर्जा सी होती है, शांत मन सा लगता है कि हाँ, किसी हम इतने बड़े भगवान का रोल निभाने जा रहे हैं, तो ऐसा अच्छा सा लगता है कि हाँ, हमें उनकी तरह ही बनना चाहिए, सबको ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह बनना चाहिए। कैसा लगता है जब क्रूर रावण के बारे में सोचते हैं और मंच पर उतरते हैं? क्रूर रावण के बारे में ऐसा कुछ लोगों की गलत धारणा है कि वो कुछ क्रूर थे या उन्होंने कुछ ऐसा किया या नहीं किया, लेकिन उनका कहना ये था कि एक बहन के लिए एक भाई मर मिटा। आपको कोई रावण का अच्छा डायलॉग जो आपके भी मनपसंद हो, कौन सा डायलॉग है जो सुनाना चाहेंगे? मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश हूँ, तीनों लोकों का राजा। मैं ही लंकेश हूँ। आप लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं। निजी जीवन में कितना आप भाई का कहना मानते हैं? निजी जीवन में क्रोध नहीं है, तो बहुत सी चीज़ें उतारनी पड़ती है, बहुत सी चीज़ें छोड़नी पड़ती है एक रोल के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं ये गली मोहल्ले की वो रामलीला है जिसके अंदर किरदार बखूबी अपना किरदार निभाते नजर आते हैं, मुंह से डायलॉग बोलते हैं, पीछे से कोई बोली नहीं चलती, ये इनको खुद ही तैयारी करनी पड़ती है और कई सालों से लगातार इस तरह की रामलीला का आयोजन करते आ रहे हैं और लोग इनको देखकर काफी उत्साहित भी होते हैं। कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। वहीं बांग्लादेश के शहर सिलहट के जौनपुर गांव में 51 शक्ति पीठों में से एक महालक्ष्मी मंदिर में दुर्गा पूजा मनाई जा रही है। ये मंदिर मकामी तौर पर सिलहट में श्री श्री महालक्ष्मी भैरवी ग्रीवा महापीठ के नाम से जाना जाता है। दुर्गा पूजा के मौके पर हिंदू बिरादरी के यात्रियों की बड़ी तादाद ने मंदिर पहुंचकर पूजा की। और खेल की खबरों में वनडे वर्ल्ड कप में आज भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला जारी है। धर्मशाला में खेले जा रहे इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ताज़ा तरीन इतलात मिलने तक न्यूजीलैंड की टीम 8 विकेट के नुकसान पर 263 रन बना लिए हैं। मौजूदा आलमी कप में दोनों ही टीमों का शानदार मुजाहिरा रहा है। टीम इंडिया अपने तमाम 4 मैचों में जीत के साथ पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर है, जबकि न्यूजीलैंड बेहतरीन नेट रन रेट की बुनियाद पर सरे-फहरिस्त है। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही ख़त्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।